तो 32 करोड़ हिंदू भी अगर मुसलमान के साथ मिलके 43 करोड़ इकट्ठा हो जाएं और बोले हाँ हाँ आप ठीक कहते हैं, तब क्या? मुसलमानों ने एकजुट होकर के वोट किया, तो इसके लिए एक बदले वाला फीलिंग लेकर के वो सामने आ रहे हैं। क्या डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं मिलेगा इससे? इससे सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होना है, नुकसान तो हिंदुओं का होना है सबसे ज्यादा। और ये लाभ उठाने के लिए हिंदू मुसलमान जरूर कर लेते हैं, लेकिन उसका भी दीर्घकालिक नुकसान ही उनको उठाना पड़ेगा। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि विवाद ना हो। आम जनता नहीं करते, प्रशासन के फैसलों से विवाद शायद ज्यादा हो जाए। पुलिस की तरफ से मुजफ्फरनगर का हम जिक्र करेंगे, जहां पर ये कहा गया है कि 240 मीटर का पूरा ये रूट पड़ता है और कांवड़ यात्रा जो कर रहे होते हैं, कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने ये नियम बनाया है कि जो भी बीच में दुकानें पड़ेंगी, जो भी लोग फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं या कुछ भी, तो वो अपने नाम के अपनी दुकान के आगे नाम की तख्ती जरूर टांग दे। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें आरिफ आम वाला है, निसार फल वाला, और ऐसे इस तरह से। क्या संदेश है ये? प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, कपड़ों से पहचानने की बातें तो हमने बहुत पहले सुनी थी, ये तख्तियां टंगवाने का क्या मतलब आप इसको देख रहे हैं? किस तरह, क्या संदेश देता है ये? देखिए, इसको इस तरह से देखें कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो इसमें एक राजनीतिक एंगल डाल रही है। राजनीतिक एंगल ये है कि वो किसी भी तरीके से कांवड़ यात्रा के खिलाफ बोलते हुए समूह को आमंत्रित कर रही है कि लोग किसी भी तरीके से कांवड़ यात्रा के अगेंस्ट में बोलते हुए नजर आए, या जो कुछ भी ऐसा बोले उसको वो बोल सके कि देखो ये कांवड़ यात्रा का विरोध कर रहे हैं। ये उस समय चुप रहते हैं, उस समय चुप रहते हैं और उस समय चुप रहते हैं, लेकिन इस समय बोल रहे हैं। इस तरह से इस डिबेट को वो ले जाना चाहते हैं। राजनीति यहाँ पर है। अब कांवड़ यात्रा से किसी को विरोध नहीं है। कांवड़ यात्रा को आप फूल डालिए, हवाई जहाज से माला पहनाइए, इससे किसी को कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो बात इस नाम पर किया जा रहा है कि आप अपने आप को घोषित कीजिए कि आप कौन है, बोर्ड लगाइए, आप अपना नाम लिखिए, तो उसमें नाम लिखने में क्या सामने आता है? या तो कोई मुसलमान होगा या तो कोई दलित होगा, उसकी पहचान सामने आती है। तो समाज में हमारा समाज न तो छुआछूत से बरी हो सका है, न तो हिंदू मुस्लिम से परे रह सका है। तो ऐसे में खुल करके उस बात को बढ़ावा मिलेगा कि किसी को आप बायकाट करें, किसी को से आप नफरत करें, तो इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ को गलत बोलते ही ये कहा जाने लगता है कि कांवड़ियों के खिलाफ आप खड़े हैं, कांवड़ियों को हम। बात यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो एक प्रिविलेज्ड समूह पैदा करते हैं, एक समूह जो प्रिविलेज्ड है, और उसके लिए हम ये कर रहे हैं, उसके लिए हम वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो प्रिविलेज्ड नहीं है उसको हम दूसरे दर्जे का नागरिक एक तरह से एहसास करा रहे हैं बिना घोषणा किए हुए। तो बगैर, कहते हैं जैसे बेताज बादशाह होता है, कोई बिना ताज के बादशाह होता है, उसी तरीके से यहाँ बिना घोषणा किए हुए कि कोई अनप्रिविलेज्ड है, उसको एहसास कराया जा रहा है कि आप अनप्रिविलेज्ड हैं। ये पूरी कवायद का मतलब मुझे समझ आता है। जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया सर बकायदा, और वो लिखते हैं, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव भी एक तरह से लोगों को रास्ता दे रहे हैं कि आप अपनी पहचान गुड्डू, मुन्ना इसी तरह से बताएं, ताकि पता ही ना चले कि जो मकसद है ये बताने का कि वो दलित है कि मुसलमान है कि अनप्रिविलेज्ड क्लास के लोग हैं, ये बात समझ में ना आए। तो ये एक रास्ता भी है कि ऐसे जो कड़े निर्देश हैं या कुतर्क वाले निर्देश हैं, उस निर्देश को नहीं मानने का तरीका भी यही है कि हम अपना घर का पुकारू नाम भी लिख दे सकते हैं। जी।
लेकिन सर एक रिक्वेस्ट हो रही है कि माननीय न्यायालय जो है वो स्वतः संज्ञान ले। आपको लगता है कि इस तरह के मामले में संज्ञान लिया जाएगा? और आपने इस पर एक बार मैं जवाब चाहूंगी, फिर मैं एक और सवाल। देखिए, अदालत स्वतः संज्ञान तब लेगी जब उसको लगेगा कि डिस्क्रिमिनेशन कहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये साबित करने वाली बात होती है यहाँ पर। मतलब इस निर्णय से सीधे ये पता नहीं चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है, हमें वहां पर प्रूफ दे के साबित करना होगा। तो ये स्वतः संज्ञान वाला मामला ही नहीं है। ये मामला तो अदालत में जाने का है, दरवाजा ठकठकाने का है कि देखो इस निर्देश के कारण हमें अपनी पहचान बतानी पड़ रही है। इस निर्देश से हम शॉपकीपर ना हो करके एक हिंदू या मुसलमान या दलित तरह से हम शॉपकीपर हो जा रहे हैं, सिर्फ शॉपकीपर नहीं रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ हिडन मकसद है। तो ये हिडन मकसद किसी धर्म समुदाय के खिलाफ है, तो इसको समझा जाए, इसकी जांच की जाए, इसको पकड़ा जाए। तो ये एक जांच वाला मामला बनता है, ये साबित करने वाला मामला बनता है। ये इस निर्देश से हो सकता है कि प्रशासन बोले कि कुछ नहीं, हम तो बस ये साफगोई के लिए सबके सामने सब पारदर्शिता रहे, इसलिए ये कदम उठा रहे हैं। तो जब पारदर्शिता जैसी बात प्रशासन करेगा, सरकार करेगी, तो उसको फिर काटा नहीं जा सकेगा। तो ये स्वतः संज्ञान का मामला मुझे नहीं लगता। हमें याद है सर, आपके पास भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे कोविड के समय पे किस तरह का व्यवहार हुआ था, किस तरह से एक माहौल खराब हुआ था और किस तरह से बाइकआउट हुआ था। कमिंग कुछ मंथ्स में इलेक्शंस भी होने, आपको लगता है कि ये कोई हिडन एजेंडा पोलराइजेशन का है? दरअसल अभी चुनाव की समीक्षा का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में एक सख्त जनादेश मिला है और उस सख्त जनादेश से वो सोच रही कि कैसे हम जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बचाया जाए। तो बचाने का क्या तरीका हो सकता है? तरीका ये हो सकता है कि संविधान के नाम पर झूठ बोला गया, कांग्रेस ने पैसे दे करके वोट खरीदे, मुसलमानों ने एकजुट होकर के वोट किया। हाँ, तो इस तरह की बातें प्रचारित की जाए। तो मुसलमानों ने एकजुट होकर के वोट किया, तो इसके लिए एक बदले वाला फीलिंग लेकर के वो सामने आ रहे हैं। आपने शुभेंदु अधिकारी को सुना, जिसने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा खत्म होना चाहिए, कुछ सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। ये जो भाषा है, या हेमंता बिश्वा शर्मा कह रहे हैं कि असम में 40% मुसलमान हो गए हैं, ये हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है, ये घुसपैठिए हमारे डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। तो वो इस तरह से हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, तो जो उनका साथ देंगे वो उनका साथ देंगे, जो नारा है इस मकसद से। लेकिन यहाँ पर आईना दिखाने की जरूरत है, सच बताने की जरूरत है कि वास्तव में आपको सिर्फ 23 करोड़ वोट मिले हैं 66 करोड़ में, यानी करीब 43 करोड़ वोट जो है आपको नहीं मिले हैं। और इन 43 करोड़ वोट में 10 करोड़ के करीब में मुसलमानों का वोट होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 14% आप देखें तो 65 करोड़ का 14%, 66 करोड़ का 14% निकालेंगे तो 10 करोड़ से थोड़ा कम ही आएगा। तो 43 करोड़ में 10 करोड़ घटा दीजिए तो 33 करोड़ तो हिंदुओं ने आपके खिलाफ वोट किया है, या थोड़े बहुत उसमें और दूसरे अल्पसंख्यक भी शामिल होंगे, लेकिन मोटे तौर पर 23 करोड़ में 32 करोड़ हिंदुओं ने आपके खिलाफ वोट किया। तो आप ठीक है, आपने को जिसने वोट नहीं किया आप उसका साथ मत दीजिए। तो आपने 32 करोड़ हिंदुओं को भी त्याग दिया। तो 32 करोड़ हिंदू भी अगर मुसलमान के साथ मिलके 43 करोड़ इकट्ठा हो जाएं और बोले हाँ हाँ आप ठीक कहते हैं, हम हमारा साथ जिसने नहीं दिया हम भी उसका साथ नहीं देंगे और पुरजोर तरीके से आपके खिलाफ वोट करेंगे, तब क्या होगा? तब ये उल्टा दांव पड़ जाएगा। तो ये दांव उल्टा है अगर उनको उन्हीं की तर्ज पर जवाब दिया जाए। देखिए, अमित शाह भी इस तरह से बात कर रहे थे हरियाणा में जाकर के, कह रहे हैं कि ये पिछड़ों को आरक्षण छीन करके मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। तो यहाँ भी वो
नफरत वाली सियासत को, विभाजन वाली सियासत को ही आगे बढ़ाते देख रहे हैं। तो अचानक जो ये टेम्पो बना है ना नफरत वाली सियासत का, तो उसी का एक दूसरा रूप है। मैंने प्रिविलेज और अनप्रिविलेज के रूप में दो क्लास बांटा। तो अनप्रिविलेज क्लास जिसको वो दुत्कार रहे हैं, जिसके खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, वही यहाँ पर भी प्रिविलेज क्लास को इतना आप प्रिविलेज बना के पेश कर रहे हैं ताकि लोग जताए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और वो कहें कि देखो हमने जो प्रिविलेज क्लास है उसके लिए थोड़ा सा कुछ किया तो इन लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है। यानी फिर अनप्रिविलेज क्लास को प्रोवोक करना ये इनका मकसद है। तो ये देश को प्रिविलेज और अनप्रिविलेज क्लास में बांट करके, वो भी धार्मिक आधार पर खास तौर से बांट करके, ये सियासत को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखते हैं कांवड़ यात्री जो है, कांवड़िए जो है सर, वो हरियाणा से ही गुजरते हैं जब आगे जाते हैं। अभी आपने महाराष्ट्र में एक मस्जिद वाला प्रकरण देखा होगा। अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव है। आपने अमित शाह के स्टेटमेंट का जिक्र किया। अब आप अपनी रेड़ी के आगे, अपनी खोमची के आगे तख्ती लगाइए। ये कोशिशें सेम हो रही हैं जो अभी हमने इलेक्शंस में देखा, जब प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, जो नतीजे आए उसने मुझे लगता है कि काफी हद तक ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये नहीं चलेगा, नफरती ये बंटवारा नहीं चलेगा। फिर भी ये कोशिश हो रही है, इसे कैसे देखते हैं सर आप? ये बस अब जनादेश जो कि सत्ता के खिलाफ रहा, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो उन तक बात ना आए, उन तक आंच ना आए, कोई उनकी ओर उंगली ना उठाए कि आपकी डिविजिव पॉलिटिक्स के कारण हम हारे हैं। इसलिए वो उसी डिविजिव एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि कोई ये ना कहे कि आपके कारण और आपके इसी व्यवहार के कारण हार हुई है, बल्कि वो ये दूसरे मुद्दों पर भड़का बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कारण हार हुई है, वो कहेंगे देवेंद्र फडणवीस के कारण हार हुई है, वो किसी और पर स्थानीय लीडरशिप पर कहेंगे, लेकिन मोदी की गारंटी हारी है, इस पर कोई चर्चा न कर सके। इसके लिए ये बहस खड़ी की जा रही है ताकि सबका ध्यान भटके और लोग हिंदू मुसलमान में उलझ जाएं, कोई उन तक सवाल ना उठाए। मूल पॉलिटिक्स यहाँ पर है कि हार की जिम्मेदारी का ठीकरा मोदी शाह पर न फोड़ा जाए, इसके लिए ये मुद्दे गढ़े जा रहे हैं और एग्रेसिव तरीके से वो हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर आ रहे हैं। जी ठीक कहा आपने। पहली बार जब आए थे तब था कि अब की बार मोदी सरकार फिर आए कि मैं भी चौकीदार, और फिर ये मोदी की गारंटी तो फेल हो गई जो नतीजे आए हैं उस हिसाब से, और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जिम्मेदारी से भागने की कोशिश ना। यूपी में तो आप अब हम देख ही रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की टसल, या मौर्य चेहरा है, मेन चेहरा अमित शाह है पीछे से। इसका एक फाइनल कंक्लूजन मैं आपसे चाहूंगी, क्या इससे माहौल बिगड़ेगा या लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है, लोगों को आपस में? क्योंकि सर क्या डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं मिलेगा इससे? आप एक बीज डालने की कोशिश कर नहीं रहे हैं। आज भी हमारे देश में छुआछूत है, घोड़ी पर चढ़ना हो, पानी लेना हो, किसी के खेत से गुजरना हो, अर्थी ले जानी हो, दूर दराज से खबरें आती है कि अभी भी पहरा है इन चीजों पर, आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, अपने हिसाब से लोगों को भेदभाव है। देखिए, समाज का कोई भी वर्ग जो है उसमें कमियां देखना चाहे तो कमियां ही कमियां दिखेंगी, और अच्छाई देखना चाहे तो अच्छाई भी खूब दिखेगी। दोनों बातें सभी समुदाय में हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि चुनाव को और राजनीति को ध्यान में रखते हुए वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें कि इसका फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन ये भी दूसरा सच है कि जैसे मुसलमान समुदाय है, हमें लगता है कि बीते लंबे समय से इसने बहुत धैर्य का परिचय दिया है। बहुत प्रोवोकेशन होने के बावजूद मुसलमान प्रोवोक नहीं हुआ है और ये इसने समझदारी दिखलाई है। हाँ, वोट की ताकत उन्होंने जरूर रणनीतिक रूप से तय की है। तो हमें, मेरा मानना है कि रणनीतिक रूप से आज वोट की ताकत तय करने में, दिखाने में कोई भी समुदाय बाकी नहीं है। जो कि CHDS का सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि 90% सवर्णों ने बीजेपी को वोट किया उत्तर प्रदेश में। तो इसका मतलब ये भी है कि सवर्ण भी रणनीतिक हैं और वो मुसलमानों से ज़्यादा रणनीतिक हैं। तो रणनीतिक तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि रणनीतिक हैं। लेकिन इस वजह से आप मुसलमानों को
एक तरह से दरकिनार करने की कोशिश करें, इसका आपको इसकी आज़ादी नहीं मिल जाती, ये नारा लगाने की आज़ादी नहीं मिल जाती कि जो हमारा साथ देगा हम उसको साथ देंगे, ये नारा लगाने की आज़ादी नहीं मिलती कि जो हमको वोट नहीं देगा हम उसका काम नहीं करेंगे। इस तरह के कई एमएलए एमपी ने ऐसी घोषणा की है। तो हाँ। ये गलत चीज़ है, चूँकि हमारे देश का लोकतंत्र ऐसा है जिसमें एक सांसद अगर जीतता है तो वो अपने पूरे इलाके का प्रतिनिधि होता है, उसका भी होता है जिसका वोट उनको नहीं मिला है। सरकार जब बनती है तो प्रधानमंत्री सिर्फ 23 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, बल्कि वो पूरे 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री होते हैं जिन्होंने वोट किसी भी पार्टी को दिया हो या किसी को भी नहीं दिया हो, सब जोड़ करके उसके प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र को बदलने की कोशिश हो रही है कि फायदे का जो है, जो हमको वोट देगा वही हमारा है, जो हमको वोट नहीं देगा वो हमारा नहीं है। इस तरह से बदलने की कोशिश जो की जा रही है, इससे सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होना है, नुकसान तो हिंदुओं का होना है सबसे ज्यादा। हमने पहले भी कहा कि मुसलमान तो 10 करोड़ लोगों ने लगभग वोट किया जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन हिंदू ने तो करीब 32-33 करोड़ है जिन्होंने वोट किया और बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो अगर आप ये एटीट्यूड दिखाएंगे तो हिंदू हो या मुसलमान हो, आपके हाथ से वो खिसकते चले जाएंगे, ये उल्टा पड़ेगा ये दांव। भले तात्कालिक फायदा उनको दिख रहा हो इसमें, लेकिन दीर्घकालिक रूप में बहुत जबरदस्त नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है इस विभाजनकारी पॉलिसी से। योगी आदित्यनाथ की सरकार बीजेपी का कतई भला नहीं कर रही है। इस तरह से प्रिविलेज्ड क्लास और अनप्रिविलेज्ड क्लास बना करके एक दूसरे के खिलाफ में दोनों को सामने रख करके ये उसमें भी धार्मिक और जातीय आधार का पुट लगा करके ये बहुत ही घिनौना काम कर रहे हैं। इसलिए इसके नतीजे भी घिनौने और निकृष्टतम ही होंगे। और फिर मुजफ्फरनगर ही एपिक सेंटर कहूँ या एक्सपेरिमेंट सेंटर, सर 14 हमने 12-13 में जो दंगे हुए थे शायद, वो भी हमने देखा एक एपिक सेंटर बनाने की कोशिश फिर से हो रही है। एक छोटा सा इस पर और सवाल ले लेती हूँ। आपने कहा कि न सिर्फ मुसलमानों का, हिंदुओं का भी उतना ही नुकसान है। आज नीट को लेके भी सुनवाई हो रही है, उसमें कौन से बच्चे हैं? सर रिजर्वेशन की बातें करते हैं, जब आप नौकरियां ही नहीं देंगे तो रिजर्वेशन का कोई क्या करेगा? मतलब आप सोचिए, महंगाई है तो सबके लिए है, खाने पीने की सब्जियों के दाम देख लीजिए आप। अभी एक हरियाणा से खबर थी, एक पिता जो है किताबों के महंगी किताबें खरीदी उसने और जाके अधिकारी के पास पहुंचता, फिर अधिकारी कहते हैं स्कूल का लाइसेंस रद्द कर दीजिए। आप सोचिए, मतलब ये सिचुएशन है ग्राउंड पर जब आप निकलते हैं तो क्या लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सरकार सबको डुबो रही है और फिर सिर्फ एक छतरी डाल देती है या एक पर्दा लगा लेती है कि भाई मुसलमान ही मुसीबत है? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार है तो सरकार को हर तरह से समस्याएं होती हैं और उसको देखना भी पड़ता है। लेकिन नीट का मामला करप्शन का मामला है, सिर्फ पेपर के लीक होने का मामला नहीं है। ये बहुत बड़ा, इस करप्शन में बहुत बड़ा अमाउंट है। करीब 30,000 लोग अगर मेधा सूची में अतिरिक्त आ गए हैं और सबसे अगर 30-30 लाख रुपए भी मिनिमम लिए गए हों, जबकि 30 से 50 लाख तक रुपए पेपर लीक के लिए गए हैं, अगर मिनिमम 30 लाख भी लगाते हैं तो ये 9 लाख करोड़ का घोटाला है। तो आज आप सुनवाई में भी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ताज्जुब हो रहा है कि सारी बातों पे बात हो रही है, लेकिन इस बात पर बात नहीं हो रही है कि परीक्षा रद्द होना चाहिए। परीक्षा रद्द होने को छोड़ के बाकी सारी बातें कर रहे हैं। अरे जब पेपर लीक हो गया तो फिर इस डिजिटल संसार में और इस ग्लोबल जबकि पूरी दुनिया मोबाइल पर है, तो इसमें वो क्वेश्चन कैसे केवल पटना में ही लीक हुआ माना जा सकता है, केवल सूरत में ही लीक हुआ माना जा सकता है? ये पेपर पूरे इंडिया में लीक हुआ माना जाएगा और इस पेपर को रद्द करने का फौरन आदेश आना चाहिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से लचीला रुख दिखलाता रहा है, वैकेशन कोर्ट में उसने कहा कि जब कोर्ट खुलेगा तब होगी सुनवाई होने लगी, तो फिर जब डेट दिया जाने लगा तो एक व्यक्ति एसजी करते हैं, सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि हमें 2 दिन हम उपलब्ध नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, 2 दिन के बाद का डेट दे देते हैं। तो फिर कोई कहता है कि उसके बाद में 1 दिन छुट्टी रहेगी मुहर्रम की, तो उसके ठीक है उसके बाद 1 दिन डेट दे देते हैं। तो इस तरीके से डेट पर 18 तारीख की डेट आज लग गई। तो ये इस डेट में कितनी आसानी से आप डेट दे रहे हैं। इस बीच में
आप सारी प्रक्रिया को जारी रखने दे रहे हैं, तो जाहिर बात है कि आपकी रुचि ही नहीं लगती है परीक्षा रद्द करने को लेकर के। आप टाले जा रहे हैं और 24 लाख लोगों को अनिश्चितता के भंवर में रखे हुए हैं। अभी आप देखिए दिल्ली में CUET का रिजल्ट नहीं निकला है कि लोग 12th के बाद में कॉलेज में एडमिशन ले सकें। सब इंतजार कर रहे हैं, सबका इस रिजल्ट से जुड़ा हुआ रहता है, या रहे या न रहे, कम से कम नहीं निकल रहा रिजल्ट, ये तो सच है ना। सब लोग उहापोह में है, छात्र परेशान है। तो इससे केवल हिंदुओं, केवल मुसलमानों का नुकसान नहीं है, इससे तो पूरे देश की जनता का है ना। इसमें हिंदू और मुसलमान कहाँ है, पीड़ित वर्ग में सब लोग हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो सरकार के भ्रष्ट तौर तरीकों का असर पूरे देश की जनता पर पड़ता है। वो अपना स्कोर करने के लिए, फौरी लाभ उठाने के लिए हिंदू मुसलमान जरूर कर लेते हैं, लेकिन उसका भी दीर्घकालिक नुकसान ही उनको उठाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं सरकार को ये समझ में आए और योगी आदित्यनाथ खास तौर से, हालांकि उनकी कुर्सी पर बहुत सारे सवाल है, लेकिन कम से कम वो इस तरह की पॉलिटिक्स से बाहर आए। उम्मीद करते हैं चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।